सदियों की गुलामी के बाद करोड़ों लोग पहली बार आज़ादी की सुबह देख रहे हैं। पर इस आज़ादी को संभाले रखने के लिए एक बुनियाद की ज़रूरत थी, एक ऐसे वादे की जो आने वाले कल को एक शक्ल दे सके। और ये कहानी बस उसी वादे को लिखने की है, भारत के संविधान के बनने की कहानी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस एहसास का निचोड़ है जिसने एक बिखरे हुए महाद्वीप को एक राष्ट्र के धागे में पिरो दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, एक ऐसे भारत का सपना जो अपने नियम खुद बनाएगा, जिसकी तकदीर कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग लिखेंगे। ये स्वराज का सपना था। तो इस सफर के कुछ जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये जो ख्याल था ना, ये कोई एक दिन में नहीं आया। अरे से तो दशकों के संघर्ष की आग में तपना पड़ा था। इसकी पहली चिंगारी वो हमें 1934 में दिखाई दी, जब एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। 1935 आते आते ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ऑफिशियल डिमांड बन चुकी थी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा कि यह सभा बिना किसी बाहरी दखल के बनेगी। अंग्रेजों ने 1940 के अगस्त ऑफर में इस बात को मान तो लिया, पर सिर्फ कागजों पर। मंजिल अभी भी दूर थी। 1942 का क्रिप्स मिशन भी एक नाकाम कोशिश ही साबित हुआ। और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह सपना हकीकत बनने की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। और ये बात उस पूरे माहौल को क्या खूब बयां करती है। गांधी जी के ये शब्द हमें बताते हैं कि भारतीय लीडर्स को अंग्रेजों के आधे अधूरे वादों पर कितना कम भरोसा था। वो जानते थे कि स्वराज कोई तोहफा नहीं होगा, उसे हासिल करना पड़ेगा। अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर आती है। सपना अब हकीकत में बदलने वाला था। देश भर में बड़े बदलावों की आहट थी, और इसी बीच वो लोग एक साथ आ रहे थे जिन्हें मिलकर भारत की तकदीर लिखनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह तय हुआ कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये नंबर उस वक्त के भारत की विशालता और उसकी विविधता दोनों को दिखाता है। चलिए देखते हैं कि ये 389 सीटें बंटी कैसे थीं, क्योंकि ये बंटवारा उस दौर के भारत की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आईं, और बची हुई 93 सीटें वो थीं देसी रियासतों के लिए। ये उस समय के मुश्किल राजनीतिक हालात को साफ दिखाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इसी बात को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। क्या देश के हर नागरिक ने वोट देकर इन लोगों को चुना था? जवाब है नहीं, चुनाव सीधे तौर पर नहीं हुए थे। इन सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित डायरेक्ट इलेक्शन नहीं। ये वो पॉइंट है जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब कहानी उन कारीगरों तक पहुंचती है जिन्होंने इस महान दस्तावेज को तराशा। हम उन महान हस्तियों और उन कमेटियों से मिलेंगे जो संविधान बनाने की इस मशीन के असली इंजन थे। 9 दिसंबर 1946 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा पहली बार मिली, और यहीं से भारत के भविष्य को लिखने का काम औपचारिक तौर पर शुरू हुआ। इस बड़ी सभा को चलाने के लिए जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वो अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अब देखिए, काम इतना बड़ा था कि इसे कई कमिटीज में बांटा गया। और यहाँ एक बहुत मजेदार चीज है, इन्हें याद रखने के कुछ आसान तरीके। जैसे यूनियन पावर्स यानी संघ की शक्ति किसके हाथ में होगी? जाहिर है प्रधानमंत्री के, उस वक्त नेहरू। अच्छा, प्रोविंसेस यानी प्रांतों को किसने एक किया? लौह पुरुष सरदार पटेल। सभा को स्टीयर कौन करेगा, उसे चलाएगा कौन? जो अध्यक्ष होगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे अहम, ड्राफ्टिंग, संविधान का पूरा खाका कौन तैयार करेगा? इसके जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो इन जरूरी नामों को याद रखने में हमारी मदद करती हैं। सारी कमेटियों में सबसे ज्यादा जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और उनके साथ थे 6 और दिग्गज सदस्य: एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्हीं 7 लोगों पर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने का भारी जिम्मा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक कविता जैसा है। ये वो सोच है, वो वादा है जो भारत के वजूद को, उसकी पहचान को बताता है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये एक ऐलान है।
इन शब्दों के साथ संविधान ये साफ कर देता है कि सारी ताकत का असली सोर्स कोई राजा या कोई बाहरी सरकार नहीं, बल्कि भारत के आम लोग हैं। सत्ता ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से, लोगों से आती है। प्रस्तावना भारत के चरित्र को इन 5 शब्दों में बांधती है। संप्रभु मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। समाजवादी यानी हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे जहां गैर बराबरी कम हो। पंथ निरपेक्ष यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक यानी सरकार लोगों की मर्जी से चलेगी। और गणराज्य यानी देश का सबसे बड़ा पद चुना हुआ होगा, खानदानी नहीं। और अब कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है, जब सारे विचार, सारी बहसें और सारे सपने शब्दों में ढलकर एक दस्तावेज की शक्ल में सामने आए। एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी जिंदा है। दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में ठीक इतना ही वक्त लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़ा अपने आप में उस लगन और उस मेहनत की कहानी कहता है जो इस महान दस्तावेज को बनाने में लगी थी। और ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। पूरा का पूरा संविधान हाथ से लिखा गया था। जब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे इस काम के पैसे पूछे तो उन्होंने एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम हो और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का। ये काम पैसे के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए प्रेम और समर्पण का सबूत था। यहाँ 2 तारीखें बहुत अहम हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी की तारीख जानबूझकर चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया गया था। तो ये उस ऐतिहासिक दिन को एक सलाम था। और डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द हर चीज़ का सार बता देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि संविधान पत्थर पे लिखी कोई लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज़ है जो वक्त के साथ बदलती है, जो हर नई पीढ़ी की उम्मीदों को अपने अंदर समेट लेती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। ये संविधान जो हमारे बनाने वालों ने हमें एक वादे की तरह सौंपा था, क्या हम उस वादे को जी रहे हैं? ये दस्तावेज सिर्फ इतिहास की किताबों में रखने के लिए नहीं बना है। ये तो हमारे आज और हमारे आने वाले कल का रास्ता दिखाने के लिए है। और इसकी रूह को, इसकी आत्मा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी वो हम सबकी है।